हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथ्रो अड्डा। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज की सीरीज में नेक्स्ट थ्योरी जो हम करने जा रहे हैं दैट इज कल्चरल पर्सनैलिटी थ्योरी। ये 1920s में एमर्ज हुई थी और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कल्चर को और पर्सनैलिटी को स्टडी करती है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, वो आपस में एक दूसरे पे कैसे इम्पैक्ट डालती हैं उसके बारे में स्टडी करती हैं। ये अपने स्कूल ऑफ थॉट की वजह से, ये अपने अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की वजह से ये तीन स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड होता है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो कहता है कि पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर को इम्पैक्ट करती है, इस स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करती है रुथ बेनेडिक्ट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है, इसको सपोर्ट करती है मार्गरेट मीड। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कल्चर और पर्सनैलिटी दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट करती है, इसको मल्टीपल थिंकर सपोर्ट करते हैं, जिनमें मेजरली राल्फ लिंटन, अब्राहम कार्डिनर एंड कोरा डी बॉयज आते हैं। अब एक एक करके इन थिंकर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। शुरुआत करते हैं रुथ बेनेडिक्ट से। इस स्कूल ऑफ थॉट में, इस कल्चरल पर्सनैलिटी थ्योरी में जितने भी मेजर थिंकर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी कॉमन बात यह है कि वो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। तो आप इनके बारे में एक कॉमन पॉइंट तो ये लिख सकते हैं कि ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, और दूसरी कॉमन बात अगर इनके बारे में लिखने को आ जाए तो ये कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर रुथ बेनेडिक्ट की बात करी जाए तो ये फ्रांसिस बॉज की स्टूडेंट रही हैं, और इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं अब उनको देखते हैं। इनकी बुक्स में सबसे पहले आती हैं पैटर्न्स ऑफ कल्चर। इसमें इन्होंने मेजरली क्या बताया था वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जूनी माइथोलॉजी, जिसमें इन्होंने जूनी पीपल के बारे में स्टडी बताई थी अपनी। थर्ड, क्रिसंथेमम एंड द स्वॉर्ड। ये क्रिसंथेमम एक जापानीज फ्लावर है। जिस टाइम पे इन्होंने जापान की स्टडी करी थी तो जापान का ये नेशनल फ्लावर होता था। तो इसमें भी इन्होंने क्या मेजरली बताया था ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इनके कंट्रीब्यूशन से। इन्होंने कंसेप्ट दिया था कल्चरल पैटर्न का। अगर आपको याद हो तो हमने पहले कल्चरल ट्रेट की बात करी थी। किसी भी कल्चर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको कल्चरल ट्रेट बोला जाता है। अब ये कल्चरल पैटर्न को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, ये कहती हैं कि कल्चरल ट्रेट के कॉम्बिनेशन से कल्चर कम्प्लेक्स बनता है, और एक ग्रुप ऑफ कल्चर कम्प्लेक्स मिलके कल्चरल पैटर्न बनाता है, और कल्चरल पैटर्न ही फर्दर किसी कल्चर को डेवलप करता है। तो कल्चरल ट्रेट से कल्चरल कम्प्लेक्स बनता है, और फिर उससे कल्चरल पैटर्न बनता है, फिर उससे फर्दर कोई कल्चर डेवलप होता है। इसके अलावा ये बताती हैं कैसे जो है वो पर्सनैलिटी कल्चर पे इम्पैक्ट डालती है। ये इसी इसी स्कूल ऑफ थॉट की सपोर्टर थी। तो ये ह्यूमन पर्सनैलिटीज को जो है, ह्यूमन की जो पर्सनैलिटी है उसको दो तरह से क्लासिफाई करती हैं। ये कहती है कि एक टाइप ऑफ पीपल होते हैं जिनको बोला जाता है एपोलोनियन, और दूसरे टाइप ऑफ पीपल होते हैं जिनको बोला जाता है डायोनिसियन। एपोलोनियन को आप यहाँ पे पी से ऐसे याद रख सकते हैं कि ये पीस लविंग होते हैं। ये एपोलोनियन टाइप ऑफ पर्सन्स पीस लविंग होते हैं, ये कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत काइंड नेचर के होते हैं। जबकि दूसरी टाइप पे डायोनिसियन टाइप ऑफ पर्सन जो होते हैं वो कन्फ्लिक्ट में एमर्ज रहते हैं, इंडल्ज रहते हैं, उनका कम्पिटिटिव नेचर होता है, वो सोसाइटी में एक दूसरे के साथ बना के नहीं रखते, वॉयलेंस में रहते हैं। तो वॉयलेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं। इसका एग्जांपल ये देते हैं, जैसे जूनी पीपल जिन पे इन्होंने स्टडी करी थी उनको ये एपोलोनियन की कैटेगरी में डालते हैं, और इसका एग्जांपल ये देते हैं क्वाक्यूतल। ये अमेरिका की एक ट्राइब है जिन पे इन्होंने स्टडी करी थी। ये अपनी बुक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में इस चीज को डिफाइन करते हैं। पैटर्न्स ऑफ कल्चर में ये फीचर्स बताते हैं, जूनी पीपल पे इन्होंने जो स्टडी करी थी उसके फीचर्स बताते हुए ये कहते हैं कि ये इनका एक तो कल्चर बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो ये रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं, फिर भी ये जो डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज को साथ में लेकर चलते हैं। इनके जो बच्चे होते हैं उनको ये शुरू से ही इस तरह से इनकी सोसाइटी में ट्रेन करा जाता है कि वो सुपीरियर खुद को ना समझे, वो अपने इंडिविजुअल नेचर को प्रायोरिटी ना देते हुए वो ग्रुप में साथ में कोऑपरेटिव नेचर को डेवलप करें।
एक साथ कॉपरेट करके रिसोर्सेज का डिवीजन करे, इसलिए ये रिसोर्स रिच रीजन रिसोर्सेज बना रहा। दूसरी तरफ ये क्वाक्यूतल की बात करते हैं, वहां का कल्चर उस सोसाइटी का इस तरह से है कि इंडिविजुअलिटी को वो लोग प्रमोट करते हैं, चिल्ड्रन को इस तरह से ट्रेन करा जाता है कि वो शुरू से ही कम्पिटिटिव नेचर के बने। तो वहाँ के बच्चे जो हैं वो कम्पिटिटिव नेचर के बनते हैं, उनमें पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है। वहाँ की जो सोसाइटी है फिर उसमें इक्वालिटी भी नहीं देखी जाती। अब इक्वालिटी नहीं देखी जाती तो सोसाइटी में हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है, जबकि जूनी पीपल में हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ के लोग मिलजुल के रहते हैं, कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं, तो वहाँ की इक्वालिटेरियन सोसाइटी वहाँ पे देखी जा सकती है। इसके अलावा रुथ बेनेडिक्ट ने जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्होंने साइकोलॉजिकल स्टडी करी थी एक्चुअली। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जब इनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था कि आपको जापान के लोगों के नेचर के बारे में आपको स्टडी करनी है कि जापान के लोग, अब हम अगर उनसे लड़ाई करते हैं तो वो किस तरह का रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो इन्होंने फोकस करा कि जापान के लोगों की पहले तो पर्सनैलिटी को समझा जाए, उनकी पर्सनैलिटी को अगर समझा जाएगा तो उनके कल्चर को प्रिडिक्ट किया जा सकेगा इनके अकॉर्डिंग। तो इन्होंने जापान के लोगों की जब पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करी तो उस चीज़ को बोला जाता है नेशनल कैरेक्टर स्टडी। नेशनल कैरेक्टर स्टडी जो है वो बताती है कि किसी भी एरिया का जो ट्रेडिशन है, उसका जो इंटरेस्ट और आइडियल्स उस एरिया के होंगे, तो इन सब के बारे में स्टडी नेशनल कैरेक्टर स्टडी कहलाती है। इन्होंने जापान की नेशनल कैरेक्टर स्टडी रुथ बेनेडिक्ट ने करी थी और इन्होंने जापान के लोगों, जैसे मैंने आपको अभी इनकी एक बुक का नाम बताया था क्रिसमेंथेमम एंड द स्वॉर्ड, तो उसमें मैंने आपको बताया था वो जो क्रिसमेंथेमम है वो जापान का नेशनल फ्लावर था। तो इन्होंने उस फ्लावर को और स्वॉर्ड, ये दो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। फ्लावर वाली वो क्रिसमेंथेमम वाली लाइफ वहाँ के बच्चों की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है, उनके चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करती है, जबकि स्वॉर्ड उस बुक में उन वहाँ जापान के एडोलेसेंट्स की एज को डिस्क्राइब करती है। ये कहते हैं कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको फ्लावर की तरह ट्रीट करा जाता है, उनको लव दिया जाता है, फ्रीडम दी जाती है, उनको केयर दी जाती है, मतलब उनको एक फूल की तरह रखा जाता है। लेकिन जब वो एडोलसेंट स्टेज में पहुंचते हैं तो उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाले एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उनको अकेले छोड़ दिया जाता है ताकि वो जो डिफिकल्ट कंडीशंस हैं उसमें सरवाइव करना सीख सके। तो इस स्टडी से उन्हें पता चला कि जो जापानीज कल्चर है वो जापान के लोगों को इस तरह से प्रिपेयर करता है कि वो लाइफ में किसी भी तरह की डिफिकल्टी आए तो उसको फेस कर पाए। तो इससे ये पता चलता है कि उनकी पर्सनैलिटी को इस तरह से वो तैयार करा जाता है, बच्चों की पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करा जाता है कि उनका जो कल्चर होता है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड होता है। वहाँ के जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह की डिफिकल्टी को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो इस स्टडी से इनको ये चीज़ पता चली थी। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट थिंकर जो है वो है मार्गरेट मीड। मार्गरेट मीड भी स्कूल ऑफ थॉट के बाकी थिंकर्स की तरह अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। पहली बात तो आप इनके बारे में ये लिख सकते हैं। दूसरा, ये भी कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल से बिलोंग करते थे। उसके अलावा ये भी रुथ बेनेडिक्ट की तरह फ्रांसिस बोस के ही स्टूडेंट थे। तीसरी बात आप इनके बारे में ये लिख सकते हैं। फिर अब इनकी मेजर पब्लिकेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले जो इनकी बुक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कमिंग ऑफ एज इन समोआ। हमने मार्गरेट मीड के बारे में पढ़ा था कि ये कहते हैं कि कल्चर जो है वो किसी भी एरिया का वो वहाँ के इंडिविजुअल या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं। इस बुक में भी ये यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये समोआ और अमेरिका की जो गर्ल्स हैं उनमें जब प्यूबर्टी या एडोलसेंस की एज जब वो अडॉप्ट करती हैं उसके ट्रांजिशन के बारे में ये इन दोनों एरियाज के डिफरेंसेस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि समोआ में जो गर्ल्स जब ट्रांजिशन पीरियड में होती हैं तो उनका स्ट्रेस लेवल लोअर होता है, जबकि अमेरिका में वो स्ट्रेस लेवल हायर होता है। इस वजह से क्या होता है कि समोआ में एडोलसेंस का ट्रांजिशन जो होता है वो गर्ल्स का ईजियर होता है कंपेयर टू अमेरिका, जहाँ पे टेंशन लेवल और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। वहाँ पे वो जो ट्रांजिशन होता है वो उतना ईजी नहीं होता जितना समोअन गर्ल्स में होता है। तो इस तरह से वहाँ पर जो कल्चर है किसी भी एरिया का, जैसे समोआ का कल्चर है, उन्होंने भी वहाँ की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाला और अमेरिका के कल्चर ने वहाँ की गर्ल्स की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाला। तो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि कल्चर कैसे पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। सेकेंड इनकी एक बुक थी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज।
इसमें ये न्यू गिनी की 3 अलग अलग ट्राइब्स की बात करते हैं। वन इज एरापेश, सेकेंड इज मुंडुगुमार, एंड थर्ड इज शाम्बुली। अब यहाँ के लोगों का जो पर्सनैलिटी है उसको इनके कल्चर से रिलेट करते हुए कहते हैं, एरापेश में जो मेल या और फीमेल होती हैं, ये दोनों ही मेल और फीमेल सबमिसिव नेचर के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा टेम्परामेंट वाले नहीं होते, और इनका यही जो स्वभाव है वहाँ पे, इसको प्रेज करा जाता है, इसको अप्रिशिएट करा जाता है, इसलिए यहाँ के लोग ऐसे होते हैं। मुंडू कुमार में ये कहते हैं कि यहाँ के जो मेल या फीमेल होते हैं वो कन्फ्लिक्ट में इमर्ज रहते हैं, वो जेलिसी रखते हैं, कम्पिटिटिव नेचर होता है उनका, तो इस टाइप के वहाँ के लोग होते हैं। और ये शाम्बुली में होता है, जो मेल्स होते हैं वो तो सबमिसिव नेचर के होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वहाँ की वो अग्रेसिव नेचर की होती हैं, क्योंकि वहाँ की फीमेल्स का अग्रेसिव होना इसको प्रेजवर्ती माना जाता है, इसको सही माना जाता है, इसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि जो फीमेल का जो अग्रेसिव नेचर है उसको प्रेज करा जाता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। तो कल्चर की वजह से वहाँ पे फीमेल्स की वैसी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है कि वो अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जबकि मेल्स जो होते हैं वो सबमिसिव नेचर के होते हैं। यहाँ के अभी कल्चर मुंडू कुमार का ऐसा होता है जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है। तो अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग यहाँ की जो ट्राइब्स है उनके जो लोग हैं उन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटीज डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से ये फिर से ये कहते हैं कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तीसरी बुक जो इन्होंने लिखी थी दैट इज ग्रोइंग इन न्यू गिनी। इसमें भी ये अपनी न्यू गिनी की स्टडी की बात करते हैं। एक तो मानस चिल्ड्रन होते हैं, उसका कंपैरिजन ये करते हैं अमेरिका के बच्चों से। अब ये मानस चिल्ड्रन है वो न्यू गिनी के हैं और अमेरिका के बच्चों से ये कंपेयर करते हैं इनका। तो इन्होंने पाया कि जो अमेरिका के लोग थे वो जो पेरेंट्स थे वो चिल्ड्रन को अच्छे से सुपरवाइज करते थे, उनको स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट देते थे ताकि वो रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट इन सबको फॉलो करें अच्छे से और डिसिप्लिन में रहें। और यहाँ पे बुक्स जो है वो अच्छा खासा रोल प्ले करती थी बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। जबकि मानस जो चिल्ड्रन थे, जो न्यू गिनी के बच्चे थे, उनके बारे में ये कहते हैं कि चिल्ड्रन अपने बच्चों पे वो पेरेंट्स अपने बच्चों पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उनको सुपरवाइज नहीं करते थे, उनको स्ट्रिक्ट माहौल तो बिल्कुल नहीं देते थे। ऑर्डर और नॉर्म्स यहाँ के बच्चों को फॉलो करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता था और यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा फोकस करा जाता था, बुक्स का ज़्यादा महत्व नहीं था। तो इस वजह से क्या था कि यहाँ के जो बच्चे थे अमेरिका के वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बच्चे बने। तो इस वजह से यहाँ का जो अमेरिका का कल्चर था उन्होंने यहाँ के बच्चों पे इनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाला। तो इस तरह से भी अपने कंसेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। तो ये था ऑल ऑफ सारा कंसेप्ट जो इन्होंने दिया था मार्गरेट मीड ने। नेक्स्ट थिंकर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज राल्फ लिंटन। अब राल्फ लिंटन की बात करें तो ये भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड थे। अब ये जिस स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड थे वो कहता था कि कल्चर और पर्सनैलिटी दोनों ही एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर अपनी स्टडी जो है वो कल्चर पे करी थी। इन्होंने कल्चर को लेके काफ़ी डिटेल में अपने कंसेप्ट दिए थे। जैसे कि एक कंसेप्ट ये देते हैं वो है बेसिक कल्चर का कंसेप्ट, जो कहता है कि एक सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स रह रहे होते हैं वो सेम सोशोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, वो सेम सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, उनका सोशलाइजेशन सिमिलर प्रोसेस से होता है, वो सेम कस्टम्स को फॉलो करते हैं, सेम बिलीव्स को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो इनका कल्चर भी है वो सिमिलर हो जाता है। तो इस तरह से ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। सिमिलर एरिया में रहने की वजह से, सिमिलर सोशलाइजेशन प्रोसेस से जाने की वजह से इनकी पर्सनैलिटी जो है सिमिलर हो जाती है। इस वजह से वो सिमिलर टाइप के कल्चर्स और बिलीव्स को फॉलो करते हैं, तो इनका कल्चर भी सिमिलर हो जाता है, जिसको ये बेसिक कल्चर का नाम देते हैं। इसके अलावा ये कल्चर को 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये कहते हैं कल्चर के अगर एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो वो ओवर्ट और कोवर्ट से मिलकर बना हुआ है। इस ओवर्ट में जो आते हैं वो फर्दर, एक तो इसका मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट आता है कि इसमें मटीरियलिस्टिक क्या चीज़ें होती हैं, मटीरियल कल्चर में वहाँ के जितने भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा ओवर्ट में आता है किन एस्थेटिकल कल्चर। अब किन एस्थेटिकल कल्चर में जो लोगों का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर है वो आ जाएगा। तो बिहेवियरल एस्पेक्ट आ जाता है
किन एस्थेटिकल कल्चर में, और कैसे उस बिहेवियर को इंटरप्रेट किया जाता है, तो उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आ जाता है कोवर्ट टाइप में। तो कल्चर बेसिकली मेजरली दो पार्ट से बना होता है, वन इज ओवर्ट एंड अदर इज कोवर्ट। ओवर्ट में मटेरियल कल्चर आता है, जिसमें उसका मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट जो आता है वो कल्चर का, जिसमें जैसे मटेरियलिस्टिक चीजें, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हो गई। और किन एस्थेटिकल कल्चर आता है, जिसमें लोगों का एक दूसरे को लेकर कैसा बिहेवियर है वो आता है, और वो कैसे बिहेवियर को इंटरप्रेट करा जाता है वो कोवर्ट में आता है। तो ये दोनों मेजरली मिलके बनाते हैं कल्चर को। इसके अलावा ये कल्चर के बारे में, कल्चर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करें तो एक होता है आइडियल कल्चर, एक होता है रियल कल्चर, और तीसरा जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था दैट वाज कल्चरल कंस्ट्रक्ट। एक आइडियल कल्चर ये डिफाइन करता है, जैसे नाम से ही पता चलता है, जैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई कल्चर कैसा होना चाहिए, और रियल कल्चर बताता है कि कैसे एक एरिया का, किसी जगह का कल्चर जब हम स्टडी करें तो वो ऐसा कल्चर एग्जैक्टली है। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, आइडियल कल्चर और रियल कल्चर में जो डिफरेंस होता है वो होता है कल्चरल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, तो इन्होंने साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स यूज करे थे कल्चर को स्टडी करने के लिए, और अपनी स्टडीज के बेसिस पे इन्होंने बताया था कि कल्चर और जो पर्सनैलिटी है वो दोनों ही एक दूसरे को इम्पैक्ट डालती हैं। अब इस स्कूल ऑफ थॉट से ही नेक्स्ट थिंकर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अब्राहम कार्डिनर। अब्राहम कार्डिनर भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और ये कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड थे। इन्होंने, जैसे पहले हम बेसिक कल्चर का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इन्होंने अपना कंसेप्ट दिया था बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट। जैसे कि हमने बेसिक कल्चर के बारे में पढ़ा था कि किसी एरिया का कल्चर जो होता है वो मोर और लेस सिमिलर होता है, क्योंकि वहाँ के जो कस्टम प्रैक्टिसेस वो सब चीज़ें सिमिलर होती है, वहाँ की वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिमिलर होता है। इसी वजह से जो वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी भी जो सिमिलर होती है उसको बेसिक पर्सनैलिटी बोला जाता है, कि वहाँ का जो कस्टम्स प्रैक्टिसेस रूल बिलीव्स ये सब सिमिलर होने की वजह से मोर और लेस हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी भी सिमिलर होती है। ये बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट कहता है। बेसिक पर्सनैलिटी कहती है कि जो वहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, किसी भी सोसाइटी के सोशल या कल्चरल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो एड करते हैं बेसिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। अब सोशल इंस्टीट्यूशंस को ये दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस, जिनकी वजह से बेसिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जैसे कि फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम। ये सिस्टम जो किसी भी सोसाइटी में जिस तरह के होंगे उस अकॉर्डिंग उस सोसाइटी की जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगी। तो इस तरह से वहाँ की सोसाइटी के कल्चर ने पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाला। सेकेंडरी सिस्टम जो बेसिक पर्सनैलिटी है उसको ही मेंटेन करने के लिए जो नीड्स अराइज होती हैं उसको मेंटेन करवाने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप होते हैं वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में आते हैं, जैसे कि रिलीजन, बिलीफ सिस्टम। मान लीजिए किसी सोसाइटी में मोनोगैमी है, अब मोनोगैमी को प्रैक्टिस करवाने के लिए पहले तो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन आया, कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशन कहता है कि मैरिज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसमें मोनोगैमी प्रिवेल करे। तो ये तो बेसिक पर्सनैलिटी वहाँ के जो लोग हैं उनकी बेसिक पर्सनैलिटी को डेवलप करवाएगी। अब उसको मेंटेन कराने के लिए मोनोगैमी का या मैरिज सिस्टम के उस बिलीफ सिस्टम को मेंटेन कराने के लिए वो बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा, वहाँ का रिलीजियस प्रैक्टिसेस इस तरह की होगी कि मोनोगैमी प्रिवेल करे उस सोसाइटी में। तो बेसिक पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और यही बेसिक पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। उसके अलावा इन्होंने स्टडी करा था स्टडी ऑफ मार्क्यूसास। इस स्टडी में इन्होंने देखा कि सोसाइटी में फूड स्कार्सिटी थी, पॉलीएंड्री थी, और लोगों के अंदर इनडिसिप्लिन था। तो ये कहते हैं कि इस वजह से जो ये लोग थे यहाँ के, उनकी बेसिक पर्सनैलिटी भी इसी इन फैक्टर्स की वजह से डेवलप हुई। तो यहाँ का कल्चर ऐसा था, यहाँ का सिस्टम ऐसे था जिस कल्चर ने इनकी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाला, और वापस से वो भी इसी तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे, जिससे मतलब उनकी पर्सनैलिटी की वजह से उनका जो कल्चर है वो फिर फर्दर चेंज होता था। तो इससे ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी और कल्चर एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। इसके अलावा इन्होंने साइकोडायनेमिक अप्रोच फॉलो करी थी, जिसमें ये कहते हैं, वन सेकेंड, साइकोडायनेमिक अप्रोच के अकॉर्डिंग प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है वो सबसे पहले बेसिक पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, और बेसिक पर्सनैलिटी किसी इंडिविजुअल की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी में वो वहाँ के सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये साइकिल फर्दर मूव ऑन करता रहता है। तो ये कहता है इनका साइकोडायनेमिक अप्रोच का कंसेप्ट। नेक्स्ट थिंकर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरा ड्यूबॉइस।
अब ये भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने भी यही कंसेप्ट को माना था कि कल्चर और पर्सनैलिटी जो है वो एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। इनकी जो सबसे मेजर पब्लिकेशन थी वो थी द पीपल ऑफ अलोर। इस बुक में इन्होंने अलोर के लोगों पर जो स्टडी करी थी उसके बारे में बताया। ये ईस्ट इंडिया की कम्युनिटी है, यहाँ पर रहकर फील्ड वर्क करके यहाँ के लोगों का एथनोग्राफिक डाटा कलेक्ट करा इन्होंने। इसके अलावा एथनोग्राफिक डेटा के साथ साथ इन्होंने वहाँ की लाइफ हिस्ट्री, वहाँ के लोगों की लाइफ हिस्ट्री का भी डेटा कलेक्ट करा, और लाइफ हिस्ट्री का डेटा इन्होंने ए कार्डिनर को दिया। अपनी बाकी स्टडी का भी डेटा इन्होंने डिफरेंट स्कॉलर्स को दिया, और डिफरेंट स्कॉलर्स ने सेम टाइम पे अलग अलग रहकर स्टडी करी, और उस स्टडी के बेसिस पे इन्होंने जो कंसेप्ट निकाला वो लगभग सिमिलर ही था। अपनी स्टडी के बेसिस पे इन्होंने मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट दिया। अब ये मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट बेसिक पर्सनैलिटी से लगभग सिमिलर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट कहता था कि एक सोसाइटी में जो अलग अलग लोग होते हैं उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो सेम होती है ड्यू टू सिमिलर कल्चरल एस्पेक्ट्स। कल्चर सिमिलर होने की वजह से पर्सनैलिटी सिमिलर होती है, लेकिन मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट कहता है कि पर्सनैलिटी के जो ट्रेट्स ज्यादातर लोगों में, एक सोसाइटी के ज्यादातर मेंबर्स में जो प्रिवेल कर रहे होंगे वो मॉडल पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाएंगे। मतलब एक सोसाइटी के लोगों का एवरेज लिया उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स का, और जो ट्रेट्स सबसे ज्यादा प्रिवेल कर रहे होंगे वो मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि वहां के लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता था, कि वेजिटेबल्स कलेक्ट करने का काम या फूड सप्लाई का काम जो वो है फीमेल करती थी, और मेल्स जो है वो बाहर जाते थे। यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर फीमेल्स ने करा, और हंटिंग एंड गैदरिंग, मीट कलेक्ट करना, फूड गैदरिंग करना, ये मेल्स का काम होता था। अब दोनों ही जब मेल और फीमेल बिजी रहते थे तो बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, चिल्ड्रन वर इग्नोर्ड एट दैट टाइम। और जो घर का सबसे बड़ा बच्चा होता था, एल्डर चाइल्ड वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द यंगर चिल्ड्रन। तो छोटे बच्चों का ध्यान इन लोगों को रखना पड़ता था। अब ये जो यहाँ का कल्चर है कि बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चे का ध्यान रखेगा, ये कल्चर इन बच्चों की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता था। कैसे डालता था? अब ये जो बड़े बच्चे होते थे, क्योंकि ये अपनी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं कर पाए, तो ये कम कॉन्फिडेंस होते थे, दे लैक्ड कॉन्फिडेंस। एनएग्जाइटी इनमें देखी जाती थी, एनएग्जाइटी बहुत ज्यादा होती थी। ये प्रॉब्लम्स को हैंडल करने में ज्यादा सक्षम नहीं थे, दे फेस डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स एंड दे लैक द सेल्फ एस्टीम। तो ये हो गया कंसेप्ट कि ये कैसे कल्चर पर्सनैलिटी पे और पर्सनैलिटी कल्चर पे कैसे इम्पैक्ट डालती थी, ये इन्होंने एक्सप्लेन करा। अब हम चलते हैं इस कल्चरल पर्सनैलिटी थ्योरी को अपने नोट से रीड आउट करने। कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ये 1920s में एमर्ज हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। इट एम्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड पर्सनैलिटी, और ये इन्फ्लुएंस हुआ था जेसॉल्ट साइकोलॉजी से, जो कहती है ऑल ह्यूमंस कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर पैटर्न। मतलब जो हम कॉन्शियसली जो एक्सपीरियंसेस करते हैं वो हमारे दिमाग में पैटर्न होते हैं। स्कूल ऑफ थॉट, ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स में मेजरली डिवाइडेड है। फर्स्ट जो कहती है पर्सनैलिटी जो है वो कल्चर को इम्पैक्ट करता है, इसको सपोर्ट करा था रुथ बेनेडिक्ट ने, और उसने अपनी बुक पैटर्न्स ऑफ कल्चर के बारे में, पैटर्न्स ऑफ कल्चर में इसके बारे में बताया था। फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है, इसको सपोर्ट करा था मार्गरेट मीड ने, और उन्होंने अपनी बुक कमिंग इन द एज ऑफ समोआ में इसको डिस्क्राइब करा था, जिसमें उन्होंने बताया था शी कंक्लूडेड दैट डिफरेंसेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ 2 सेट्स ऑफ एडोलसेंट्स वाज ड्यू टू कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन द 2 सोसाइटीज। और ये कंपेयर करती हैं समोअन एडोलसेंट गर्ल्स को अमेरिकन एडोलसेंट गर्ल्स से, जिसमें ये बताती हैं कि समोअन एडोलसेंट गर्ल्स जो थी उनको कोई स्ट्रेस नहीं था उन इस सोसाइटी में। सेक्सुअल मैच्योरिटी का ट्रांजिशन, उसकी वजह से इनकी जो ट्रांजिशन का पीरियड था वो कामनेस से निकलता था और ट्रांजिशन ईजियर होता था। अमेरिका में स्ट्रेस लेवल ऑब्जर्व करा जाता था, और यहाँ पे ये डिफिकल्ट होता था इनका जो ट्रांजिशन का पीरियड है, और ये ट्रांजिशन के पीरियड में ये काम ना होकर टेंशन और कन्फ्लिक्ट में रहती थी। सो ये प्रूव करता है कि पर्सनैलिटी कैसे कल्चर से इम्पैक्टेड होती है। फिर थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कहता है कि कल्चर और पर्सनैलिटी दोनों ही एक दूसरे से इम्पैक्टेड होते हैं। इस चीज को सपोर्ट करने वाले थिंकर्स हैं राल्फ लिंटन, अब्राहम कार्डिनर एंड कोरा डुबॉइस।
फिर इस स्कूल की हम मेथोडोलॉजीज और टेक्निक्स को देखते हैं। दिस स्कूल रिलाइड एक्सटेंसिवली ऑन फील्ड वर्क बहुत ज्यादा करा था, एंड साइको एनालिसिस, माइंड की फंक्शनिंग कैसी है और वो कैसे कल्चर पे इम्पैक्ट डालती है, उस पे भी इन्होंने काम करा था। इट प्रमोटेड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी सोसाइटी एंड हैज बिकम अ वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म टुडे। इन्होंने नए नए कंसेप्ट दिए थे, जैसे कि कल्चरल पैटर्न का कंसेप्ट, बेसिक पर्सनैलिटी का कंसेप्ट, मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट, और and gave new insights in understanding influence of culture on human behavior. The study of national character was of immense importance। जैसे नेशनल कैरेक्टर स्टडी जो रुथ बेनेडिक्ट ने करी थी, उसकी ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ये काफ़ी इन्होंने वैल्यू एडिशन करा था वॉर्स के टाइम पे। जहाँ जैसे जापान का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जापान की रुथ बेनेडिक्ट ने स्टडी करी थी, तो वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी को समझ के, वहाँ के कल्चर को जानकर, पर्सनैलिटी कैसे कल्चर पे इम्पैक्ट कल्चर कैसे पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, ये जानकर उनकी फर्दर क्या स्ट्रेटजीज होंगी और उनकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस है, इसको समझकर वॉर में थोड़ा इजियर हो गया था वहाँ के लोगों को। एंड लेटर टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज, उनको जानने के लिए, एंड देयर पीपल, उनको जानने के लिए ईजी हो गया था। डेवलप सेवरल न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लीडिंग टू हाईली क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन। अब थिंकर्स की बात करते हैं। सबसे पहले रुथ बेनेडिक्ट, ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और फ्रांसिस बॉज की स्टूडेंट थी। ये शी वॉज एसोसिएटेड विद कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट। इनकी नोटेड पब्लिकेशंस या बुक्स की बात करते हैं, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, जूनी माइथोलॉजी, एंड क्रिसेंथिमम एंड द स्वॉर्ड। क्रिसेंथिमम मैंने आपको बताया था जापान का नेशनल फ्लावर था। कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं फॉर बेनेडिक्ट, इंटीग्रेशन इन एनी कल्चर इज ड्यू टू इट्स अरेंजमेंट ऑफ इट्स ट्रेट एंड कम्प्लेक्सेस इन अ पर्टिकुलर स्टाइल और डिजाइन नॉन एज कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न, कल्चरल ट्रेट्स, जो एक किसी कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कल्चरल ट्रेट, उसको इसके कम्बिनेशन से कल्चर कम्प्लेक्स बनता है। उसके कम्बिनेशन से उसका जो बड़ी फिगर होती है उसको कल्चरल पैटर्न बोलते हैं, और उसके कम्बिनेशन से एक कन्फिग्रेशन बनता है जो कल्चरल एक्चुअल में कल्चर फर्दर फॉर्म करता है। अ ग्रुप ऑफ कल्चरल पैटर्न्स मेक्स अ कल्चर, और कल्चरल कन्फिग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, न्यूमरस कल्चरल पैटर्न्स इंटीग्रेटेड इनटू अ कोहेसिव होल। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एंड कल्चर की बात करी थी इन्होंने। इन्होंने कहा था इन ह्यूमन सोसाइटीज देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, एपोलोनियन एंड डियोनिसियन। तो एपोलोनियन मैंने आपको बताया था, पी से आप याद कर सकते हैं कि पीस लविंग होते थे, कोऑपरेटिव होते थे, काइंड होते थे, जैसे कि जूनी ऑफ न्यू मैक्सिको। डियोनसियन की बात करें तो ये कन्फ्लिक्ट में इंडल्ज रहते थे, कम्पिटिटिव नेचर के होते थे, कॉम्बैट में इंडल्ज रहते थे, वायलेंस में बिलीव रखते थे। तो इसका एग्जाम्पल है डोबू ऑफ मेलेनेशिया एंड क्वाकियोतल ऑफ अमेरिका। अब एक एक करके इनके जो पैटर्न्स ऑफ कल्चर बुक में इन्होंने जैसे जूनी और क्वाकियोतल की जो फीचर्स बताए थे वो देखते हैं। जूनी की बात करें, दे आर फॉरेजर्स इन रिसोर्सेज रिच एनवायरमेंट। Zunis are very cooperative. A typical Zuni individual mingles in the group and no one tries to stand out and no one wish to try to show superiority। जबकि क्वाकियोतल में सुपेरियरिटी दिखाई जाती थी। चिल्ड्रन आर ट्रेन टू सप्रेस इंडिविजुअलिटी, वो ग्रुप एक्टिविटीज में बिलीव रखते थे। ग्रुप सेंट्रिक सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस जूनीज में होती थी। क्वाकियोतल की बात करें तो इंडिविजुअलिटी इनमें अच्छे खासे सेंस की थी, सुपियरिटी को शो करते थे। चिल्ड्रन आर ट्रेन टू बी कम्पिटिटिव इन नेचर, और पावर स्ट्रगल इनमें रहता था, तो हायरार्की एग्जिस्ट करती थी क्योंकि इक्वालिटी इनमें एब्सेंट थी। बोथ हैव स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी शेप देयर कल्चर। तो ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी कैसे कल्चर को शेप करती है। फिर नेशनल कैरेक्टर स्टडी की बात करते हैं। नेशनल कैरेक्टर स्टडी एक किसी भी नेशन का ट्रेडिशन, उसके इंटरेस्ट, उसके आइडियाज जो उनकी दूसरे नेशंस के सामने इमेज पे इम्पैक्ट डालते हैं, वो नेशनल कैरेक्टर स्टडी हो गया, वो नेशनल कैरेक्टर हो गया। एक्चुअली नेशनल कैरेक्टर में भी डिफाइंड वाज द टोटलिटी एज द टोटलिटी ऑफ ट्रेडिशंस, इंटरेस्ट, आइडियल्स which are so widespread and influential in a nation that they mold its image both in the mind of nations concerned in and that of other nations। मतलब जो नेशन उनको स्टडी कर रहे हैं उनके माइंड में, और ऑल ओवर वर्ल्ड जो दूसरे नेशंस हैं उनके माइंड में उनकी कैसी इमेज होगी, वो नेशनल कैरेक्टर बताता है। During the World War II, the anthropologists started giving due attention to national character study। रुथ बेनेडिक्ट ने अपनी बुक क्रिसेंथमम एंड द स्वॉर्ड 1946 में बताया है। इन्होंने नेशनल फ्लावर ऑफ जो जापान है क्रिसेंथमम, उसको चाइल्डहुड स्टेज से कंपेयर करा है। जापान के जो बच्चे हैं उनके मतलब चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों को दिया जाता है फुल ऑफ लव, फ्रीडम, केयर, पेरेंट्स जो देते हैं। स्वॉर्ड उनकी एडोलसेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। Situation of utter strain and strict discipline, the child is left alone and to lead an independent life।
ये ऐसा है कि उनके गर्दन पे हर टाइम पे तलवार लटक रही है। सो द जापानीज कल्चर मेक्स देम रेडी टू फेस डिफिकल्टीज इन लाइफ। नेक्स्ट थिंकर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मार्गरेट मीड। ये एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, ये भी फ्रांसिस बोस की स्टूडेंट थी, ये कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल से एसोसिएटेड थी। इनकी बुक्स की बात करें तो इन्होंने कमिंग ऑफ एज इन समोआ, जिसके बारे में हम पहले ही इस नोट्स में रीड आउट कर चुके हैं, कैसे इन्होंने समोअन और अमेरिकन एडोलसेंट गर्ल को कंपेयर करा था कि अमेरिका में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने की वजह से इनका एडोलसेंट का ट्रांजिशन जो है वो कंपेरेटिवली हार्डर होता था, जबकि समोअन में स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से इनका ट्रांजिशन ईजियर होता था। फिर सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज एंड ग्रोइंग इन न्यू गिनी। इन कमिंग ऑफ एज इन समोआ ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। इन ग्रोइंग ऑफ न्यू गिनी ये न्यू गिनी के मानस चिल्ड्रन और अमेरिकन चिल्ड्रन को कंपेयर करते हैं। न्यू गिनी के जो बच्चे हैं चिल्ड्रन वर नॉट क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय द एडल्ट्स, जबकि अमेरिका में चिल्ड्रन वर क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय द एडल्ट्स। यहाँ पे ऑर्डर, नॉर्म्स एक्सेट्रा नीड नॉट टू बी फॉलोड बाय द चिल्ड्रन, जबकि अमेरिका में दीज थिंग्स नीड टू बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मानस चिल्ड्रन प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं बुक्स के कंपैरिजन में, जबकि अमेरिका में बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चिल्ड्रन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। तो ये शो करता है कि कैसे कल्चर जो है वो पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। दोनों ही सोसाइटीज का कल्चर डिफरेंट है, इसलिए बच्चों की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है। अब ये नेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज। इन्होंने न्यू गिनी की 3 ट्राइब्स को डिफरेंशिएट करा है। वन इज एरापेश, सेकंड इज मुंडुगुमार एंड थर्ड इज शाम्बुली। तो यहाँ पे अरापेश में ये कहते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही सबमिसिव नेचर के होते हैं। तो और इनकी ये जो पर्सनैलिटी है सबमिसिव पर्सनैलिटी, ये यहाँ के कल्चर इसको अप्रिशिएट भी करता है ताकि ऐसी पर्सनैलिटी हो। तो यहाँ का कल्चर ऐसा है जो ऐसी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करता है, इसीलिए ऐसे यहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी जो वो ऐसे है। इसलिए कहते हैं ये, मतलब ये स्कूल बताता है कि कल्चर कैसे पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। फिर मुंडू कुमार में मेल और फीमेल दोनों ही कंफ्लिक्ट में इमर्ज रहते हैं, जेलेसी होती है इनमें, कंपटीशन की फीलिंग होती है। तो इनका ये ऐसा कल्चर है जो कंपटीशन को प्रमोट करता है, इसलिए कल्चर इस तरह से पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। शाम्बुली में मेल जो होते हैं बहुत ही सबमिसिव नेचर के होते हैं और फीमेल अग्रेसिव नेचर की होती हैं। यहाँ का कल्चर ऐसा है जो फीमेल को अग्रेसिव होने के लिए प्रमोट करता है, उनको अप्रिशिएट करता है कि वो अग्रेसिव हो, और मेल को सबमिसिव नेचर के लिए। तो इसलिए इनका जो पर्सनैलिटी है वो इनके इस कल्चर के अकॉर्डिंग ऐसी है। तो कल्चर को पर्सनैलिटी ने ऐसे इम्पैक्ट करा। अब नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो है राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये भी कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल से एसोसिएटेड है और इन्होंने एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो करी थी। इनके नोटेड पब्लिकेशंस की बात करें तो इन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो थी द स्टडी ऑफ मैन, कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड द ट्री ऑफ कल्चर। अब इनकी बुक्स के नेम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने कल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने कल्चर को डिफाइन करा था, कल्चर ऑफ अ सोसाइटी वॉज द वे ऑफ लाइफ ऑफ द मेंबर्स, जिसमें उनके आइडियाज, उनकी हैबिट्स, जो देखिए आइडिया, हैबिट्स वो विद टाइम जो सीखते हैं, शेयर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। अब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेंगे, जनरेशन 2, ठीक है। तो कल्चर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, उनका वे ऑफ लाइफ, उनके आइडियाज, हैबिट्स जो अपने टाइम के साथ सीखते हैं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं, ऐसे ये कल्चर को डिफाइन करते हैं। कल्चर के टाइप्स भी देते हैं, 3 टाइप के कल्चर को बताते हैं। वन इज रियल कल्चर, जैसे कि एक्चुअली कल्चर होता है किसी सोसाइटी का। आइडियल कल्चर, जैसा कल्चर एक्सपेक्ट किया जाता है। और कल्चरल कंस्ट्रक्ट, जो रियल और आइडियल कल्चर में जो डिफरेंसेस होते हैं वो कंसेप्ट कहलाता है कल्चरल कंस्ट्रक्ट का कंसेप्ट। अब ये कल्चर के एलिमेंट्स को बताते हैं कि कल्चर मेजरली 2 एलिमेंट से बना होता है, वन इज ओवर्ट एंड सेकंड इज कोवर्ट। ओवर्ट में पहले तो मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट आते हैं, कैसे वहाँ के टूल्स, टेक्नोलॉजीज, आर्टिफैक्ट्स, जो मटीरियल चीज़ें वहाँ की हैं वो, और किन एस्थेटिकल कल्चर, जैसा लोगों का बिहेवियर है और वो बिहेवियर को कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, वो कोवर्ट में आता है। तो ये हो गए कल्चर के parts, culture के elements. For him, culture consists of values, ideals, and norms, that is psychological elements that give real meaning to culture. These have to be inferred from the human behavior, that is kinesthetical culture. तो culture में ये भी behavioral aspect भी आता है इनके according. The psychological elements form the core of the culture. Around this core, entire personality of group members is built. But if personality changes substantially, the core is affected. Through which culture disintegrates.
दस कल्चर एंड पर्सनैलिटी अफेक्ट्स ईच अदर। अब ये बेसिक कल्चर का कंसेप्ट देते हैं। लिंटन कहते हैं सिंस ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ ग्रुप अंडरगो सिमिलर सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड शेयर कॉमन कस्टम्स एंड बिलीव्स, देयर इज अ कॉमन पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्वेबल इन ऑल कल्चर्स, ऑल सोसाइटीज आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि जैसे कि मतलब एक सोसाइटी है, वहाँ पे सोशलाइजेशन का प्रोसेस सिमिलर होगा, कस्टम्स बिलीव सब सिमिलर होंगे, तो एक सिमिलर सेट ऑफ कल्चर का भी एलिमेंट्स देखे जा सकते हैं, जिसको हम बेसिक कल्चर कह सकते हैं सोसाइटी का। फिर नेक्स्ट थिंकर आते हैं एब्राहम कार्डिनर। ये भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये भी कल्चरल पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट से एसोसिएटेड थे और इन्होंने भी एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करा था। इनकी पब्लिकेशन मेजरली एक ही है, द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, वो भी इन्होंने एब्राहम कार्डिनर, राल्फ लिंटन और कोरा डी बॉयज, इन तीनों ने मिलकर लिखी थी। और इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो बेसिक पर्सनालिटी का दिया था। बेसिक पर्सनालिटी भी बेसिक तरह की बेसिक कल्चर की तरह ही सिमिलैरिटी रखती है। वहाँ पे कल्चर की सिमिलैरिटी होती थी, यहाँ पे बेसिक जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल की, उसकी सिमिलैरिटी की ये बात करते हैं। तो बेसिक पर्सनैलिटी को कार्डिनर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्डिनर देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ऑल सोसाइटी मेंबर्स, या इसको ऐसे भी डिफाइन करा जा सकता है, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल पर्सनैलिटी शेयर्ड बाय नॉर्मल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एक्वायर्ड बाय अडॉप्टिंग टू अ कल्चर। तो इस तरह से कल्चर पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। मतलब कल्चर में सिमिलैरिटी थी सोसाइटी में, इसीलिए एक कॉमन पर्सनैलिटी एक सोसाइटी के मेंबर्स में इमर्ज होकर आती है, उसको बेसिक पर्सनैलिटी कहते हैं। बेसिक पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय कल्चर, मोस्ट एसेंशियली कल्चरल इंस्टीट्यूशंस या सोशल इंस्टीट्यूशंस। अब ये सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? एनी सिस्टम दैट इज एडिंग इन द इंटरेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, वो सोशल इंस्टीट्यूशंस है, या सिस्टम एंड स्ट्रक्चर दैट आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रोलॉन्ग इट्स एग्जिस्टेंस। कल्चरल इंस्टीट्यूशन या सोशल इंस्टीट्यूशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। वन इज प्राइमरी, दीज प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बेसिक पर्सनैलिटी, जैसे कि फैमिली सिस्टम, मैरिज सिस्टम। और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे फुलफिल द नीड्स अराइजिंग फ्रॉम बेसिक पर्सनैलिटी, जैसे कि रिलीजन और बिलीफ सिस्टम। फिर इन्होंने करी थी स्टडी ऑफ मार्क्यूसस। He studied the society of Marcusas. He founded that food scarcity, polyandry and indiscipline during the childhood are a part of society fabric. सोसाइटी में ये तीन चीजें थी और ये तीन चीजों की वजह से ये जो बेसिक पर्सनैलिटी थी उन लोगों की इन्फ्लुएंस हुई थी। तो वहाँ के कल्चर ने, वहाँ की फूड स्कार्सिटी, पॉलीएंड्री और इनडिसिप्लिन, वहाँ के ऐसे कल्चर ने वहाँ के लोगों की पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करा। तो ये भी बताता है कि कल्चर कैसे पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करता है। और फिर देयर इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट, अब उनके इंस्टीट्यूशंस इन इस पर्सनैलिटी की वजह से उनको कल्चर को फर्दर इम्पैक्ट डालते थे। देयर इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट एज वेल एज रीइंफोर्स दीज थ्री, तो ये फर्दर इस चीज को प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से कल्चर पर्सनैलिटी और पर्सनैलिटी कल्चर पे इम्पैक्ट डालती थी। कार्डिनर साइकोडायनेमिक अप्रोच, कार्डिनर की साइकोडायनेमिक अप्रोच बताती है कि प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चेंजेस लाते हैं बेसिक पर्सनैलिटी में, और बेसिक पर्सनैलिटी फर्दर चेंज लाती है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में। ये भी फिर पर्सनैलिटी और कल्चर का एक दूसरे पे इम्पैक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट जो थिंकर है वो है कोरा ड्यू बॉयज। ये भी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और इन्होंने वही वर्कड क्लोजली विद कार्डिनर इन वेरियस क्रॉस कल्चरल स्टडीज, and she is associated with the cultural personality school of thought which sought to study the relationship between cultural personality by anthropopsychological approach। तो मेजरली जिन थिंकर्स ने कल्चर और पर्सनैलिटी को एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हुए बताया है, उन्होंने एंथ्रोपोसाइकोलॉजिकल अप्रोच ही फॉलो करी है। अब इनकी मेजर पब्लिकेशंस की बात करते हैं। इनके दो बुक्स हैं, द पीपल ऑफ अलोर एंड सेकंड इज द साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ द सोसाइटी। इन्होंने मॉडल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट दिया था। मॉडल पर्सनैलिटी होती है द स्टैटिस्टिकली द मोस्ट सर्टेन पर्सनैलिटी या पर्सनैलिटीज ऑफ द सोसाइटी। वाइल स्टडिंग अलोर एंड ईस्ट इंडियन कम्युनिटी, शी नॉट ओनली कलेक्टेड एथनोग्राफिक डाटा बट ऑल्सो लाइफ हिस्ट्रीज, और ये लाइफ हिस्ट्रीज की स्टडीज इन्होंने दी थी ए कार्डिनर को, एंड ऑल्सो सबमिटेड डिफरेंट डेटा टू डिफरेंट स्कॉलर्स जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट स्टडी करी थी, जो डेटा इन्होंने प्रोवाइड करा था, एंड द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड ड्रू हाईली सिमिलर कंक्लूजन्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ अलोर पीपल। ड्यू बॉयज कंबाइंड ऑल द रिजल्ट्स एंड एवरेज्ड देम इनटू साइकोग्राम एंड ऑब्टेन्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, जिसको मॉडल पर्सनैलिटी बोला गया। इसके अलावा इन्होंने इस सोसाइटी में फूड डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर की स्टडी करके हुए बताया कि यहाँ की जो वुमेन थी वो कंट्रोल करती थी वेजिटेबल और फूड सप्लाई को, और जो मैन थे वो मीट और फूड सप्लाई को कंट्रोल करते थे। वो मीट कलेक्ट करने के लिए, हंटिंग एंड गैदरिंग करने के लिए बाहर जाते थे, और जो वुमेन थी वो एग्रीकल्चर पे फोकस करती थी।
और इसका रिजल्ट ये था कि यहाँ के जो बच्चे थे उनको निग्लेक्ट किया जाता था, रिजल्ट इन निग्लेक्ट ऑफ द चिल्ड्रन रिस्पॉन्स। और फिर उन जो बच्चे छोटे बच्चे होते थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एल्डर सिबलिंग्स पे आ जाती थी, जो उन बच्चों की पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालती थी। उन बच्चों में फिर फर्दर लो कॉन्फिडेंस होता था, एनजाइटी इश्यूज होते थे, दे फेस द डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो इस तरह से कल्चर और पर्सनैलिटी एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालती थी। So that was all about cultural personality and how it shapes individual and group behavior within different societies. I hope this video helped you understand the concept clearly and now gave you more new perspective to think about. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to AnthroAdda for more such anthropological theories explained in a simple and interesting way. And also let me know in the comments which topic would you like me to cover next. And thank you for watching. Keep exploring and see you in the next video.